Hey, hello guys, my name is Neelam Mishra and welcome you all to my YouTube channel Commerce Learning। यहाँ पे मैं कॉमर्स से रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियोस बनाती हूँ और कुछ वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो प्लीज़ आप लोग उन्हें जाके चेकआउट करिए। अगर वो अच्छे लगते हैं, आपको समझ में आते हैं मेरे लेक्चर्स, तो प्लीज़ उन्हें लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे अब जब भी नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इकोनॉमिक्स के 30 MCQ। अभी मैं MCQ की ही सीरीज़ कर रही हूँ, जिसमें कि हमने अकाउंटिंग के कुछ MCQs कर लिए हैं और बिजनेस इन्वायरमेंट के MCQs कर लिए हैं। अब हम जो है उसके इकोनॉमिक्स के MCQs कर रहे हैं, जिसमें ये फर्स्ट पार्ट है। ऐसे ही करके 2 पार्ट्स और आएंगे, तो 3 पार्ट्स लेकर के आ रही हूँ। हर पार्ट में 30 MCQs तो होंगे ही होंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही करते करते हम पूरी की पूरी 10 यूनिट्स करेंगे। तो जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये यूज़फुल होगा, और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या BCom MCom वगैरह कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है। उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। नेट की प्रिपरेशन और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक UPSC और जो भी PSC के एग्ज़ाम्स होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए, तो ये उनके लिए यूज़फुल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। So our first question is, the technique of optimization include, जो optimization की टेक्निक है उसमें क्या include है? ऑप्शन ए marginal analysis, ऑप्शन बी calculus, ऑप्शन सी linear programming, ऑप्शन डी all of the above. So the correct answer is here all of the above. यानी ये जितनी भी टेक्निक्स है, these are called optimization techniques. Okay. Now question number second. In economics, desire backed by purchasing power is known as, option A utility, option B demand, option C consumption, option D scarcity. ठीक, यूटिलिटी का मतलब है कि कोई चीज़ जो हमें ज़रूरी लगती है, ठीक है, जो हमें जितना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देती है, और तो वही हमारी यूटिलिटी है। ठीक है, और ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक, और दूसरा है डिमांड। डिमांड हम लोग सब जानते ही हैं कि डिमांड क्या होता है। ओके, और कंजप्शन, जो कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं प्रोडक्ट, उसे कंजप्शन कहते हैं। स्कैरसिटी मतलब किसी चीज़ की कमी हो जाना, उसको हम स्कैरसिटी बोलते हैं। ठीक, और डिमांड में हम कह सकते हैं कि डिमांड कोई डिज़ायर है या वांट है जो कि बैक्ड बाय मनी के द्वारा हो सकती है या परचेजिंग पावर के द्वारा हो सकती है। ठीक, तो सेकंड आंसर इज द करेक्ट आंसर हियर, ऑप्शन बी डिमांड। ओके, तो सेकंड का है ऑप्शन बी एंड फर्स्ट का है ऑप्शन डी। 1 सेकेंड। Now third question is, basic assumption of law of demand include, law of demand जो है हमारा, उसके बेसिक से assumption कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन ए प्राइस ऑफ अदर गुड शुड चेंज, there should be substitute for commodity, the commodity should not confer any distinction, and option D the demand for the commodity should not be continuous। ठीक है, अगर हम assumption की बात करें तो जो प्राइस होता है गुड्स का, ठीक है, प्राइस होता है गुड्स का, वो क्या होता है, वो चेंज होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं है हमारा, और सब्स्टिट्यूट कमोडिटी नहीं होती हैं वहाँ पे। ठीक, लॉ ऑफ डिमांड में, और जो कमोडिटी होती है वो कन्फर करती है किसी डिस्टिंक्शन को। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर हियर। इनमें से लॉ ऑफ डिमांड का एक एज्यूम्शन है, बाकी के नहीं है। अगर हम लॉ एज्यूम्शन देखें तो मैं एज्यूम्शन जल्दी से बता देती हूँ कि कंज्यूमर की इनकम में कोई भी चेंज नहीं होता है, कंज्यूमर के प्रेफरेंस में कोई भी चेंज नहीं होता है, फैशन में कोई भी चेंज नहीं होता है, नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, प्राइस ऑफ अदर गुड शुड बी चेंज, बट द assumption of law of demand says that no change in the price of related goods, और नो एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस चेंज और शॉर्टेज। हम ये मान के चलते हैं कि फ्यूचर में कोई भी प्राइसेस चेंज नहीं होंगे या किसी भी प्रोडक्ट की शॉर्टेज नहीं होगी।
Now next assumption is no change in government policies. So these are the assumption of law of demand. ठीक, लॉ ऑफ डिमांड बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग ज़रूर पढ़िएगा लॉ ऑफ डिमांड को। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड एक एक्सप्रेस करता है द नेचर ऑफ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल ऑफ डिमांड। ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में बताता है। ठीक, अब और अगर हम साधारण सी भाषा में कहें कि इट सिंपली स्टेट दैट डिमांड वेरीज इनवर्सली टू द चेंज इन प्राइस। जैसे जैसे प्राइस चेंज होगा वैसे वैसे उसका इनवर्स उसमें डिमांड का रिएक्शन होगा। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 4, हायर द प्राइस ऑफ सर्टेन लग्जूरियस आर्टिकल हायर विल बी द डिमांड, दिस कॉन्सेप्ट इज। देखिए ये क्वेश्चन ये कहता है कि अगर कोई लग्जूरियस आर्टिकल है, लग्जूरियस प्रोडक्ट कह लीजिए, ठीक है, तो उसकी डिमांड, उसका जितना ज़्यादा प्राइस होगा उतनी ज़्यादा उसकी डिमांड होगी। तो ऐसा किस कॉन्सेप्ट में कहा गया है? तो ऑप्शन ए गिफेन इफेक्ट, ऑप्शन बी वेबलन इफेक्ट, ऑप्शन सी डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी अबव। तो देखिए ये गिफेन गुड्स कौन से होते हैं? गिफेन गुड्स को हम कह सकते हैं कि इंफीरियर गुड्स टाइप्स होते हैं। ठीक है, और गिवन गुड्स में क्या होता है, इनकम का इफेक्ट नेगेटिव होता है और प्राइस का जो इफेक्ट होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक, और हाँ, वेबलन इफेक्ट क्या होता है? वेबलन इफेक्ट में ही होता है कि हमारे जैसे हम ज्वेलरी की बात करें या डायमंड वगैरह की बात करें ना, तो ये डायमंड वगैरह का क्या है कि जितना ज़्यादा प्राइस होगा उतनी ज़्यादा मतलब वो लग्जूरियस माना जाएगा और लोग उस उतना ही ज़्यादा उसे परचेज करेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो वेबलन इफेक्ट कहता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर हियर, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इन द केस ऑफ परफेक्ट इलास्टिसिटी द डिमांड कर्व इज। परफेक्ट इलास्टिसिटी अगर देखा जाए, ठीक है, परफेक्ट इलास्टिसिटी में तो डिमांड कर्व कैसा होता है? वर्टिकल होता है कि हॉरिजॉन्टल होता है कि फ्लैट होता है कि स्टीप होता है? अब देखिए आप लोग पहले अगर क्वेश्चंस को ना पहले अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश किया करिए, फिर जब मैं आंसर बताती हूँ तो चेक करिएगा कि आपका करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक, तो हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि परफेक्टली इलास्टिक अगर डिमांड कर्व है तो उसका परफेक्टली इलास्टिसिटी की अगर सिचुएशन है तो उसका डिमांड कर्व कैसा होगा। तो देखिए इसका डिमांड कर्व जो होगा वो होगा हमारा हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अगर परफेक्टली इलास्टिक है, और अगर इन इलास्टिक होगा तो वर्टिकल होगा। ठीक, और अगर यूनिटरी होता है तो हमारा फ्लैटर्ड डिमांड कर्व होता है, मतलब इलास्टिक डिमांड में ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक में, और यूनिटरी में होता है हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, डिमांड का। और इन इलास्टिक अगर डिमांड है तो स्टीपर डिमांड कर्व होता है। आप लोग एक बार अच्छे से अगर सुन लें, फिर से बता देती हूँ। परफेक्टली इलास्टिक में हॉरिजॉन्टल, परफेक्टली इन इलास्टिक में वर्टिकल, और पर इलास्टिक डिमांड जो होती है यानी ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक ई ग्रेटर देन 1 में फ्लैटर्ड डिमांड कर्व होता है। इन इलास्टिक यानी लेस देन यूनिटरी इलास्टिक में होता है स्टीपर डिमांड कर्व। और जब हमारी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होती है मतलब ई इज इक्वल टू 1, तो उस सिचुएशन में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ठीक, मैं ऐसे बोल रही हूँ तो मे भी आपको समझ में ना आए, बट ये चीज़ें ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन ज़रूर आता ही आता है, कभी न कभी तो आपको फेस करने को मिल ही जाएगा। तो आप ये याद रखें, साइंस याद रखें कि इलास्टिक में इन्फिनाइट, परफेक्टली इलास्टिक में इन्फिनाइट वाला वो साइन रहता है। ठीक है, और इन इलास्टिक में ई इज इक्वल टू 0 होता है कि कितना भी चेंज होगा प्राइस में डिमांड 0 रहेगी, इस टाइप से, है ना। और इलास्टिक में ई ग्रेटर देन 1 होगा, इन इलास्टिक में ई लेस देन 1 होगा, यूनिटरी में जस्ट इक्वल 1 होगा, है ना। ये सब याद रखिएगा। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। आउटले मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी इज ऑल्सो नोन एज। देखिए टोटल आउटले जो मेथड है उसको हम और क्या कहते हैं? तो देखिए इसको ऑप्शन है परसेंटेज मेथड, ऑप्शन बी एक्सपेंडिचर मेथड, ऑप्शन सी पॉइंट मेथड, ऑप्शन डी जियोमेट्रिक मेथड। तो देखिए इलास्टिसिटी को मेज़र करने के लिए कुछ मेथड्स दिए गए हैं
जिसमें हमारे 5 डिफरेंट मेथड्स हैं, लाइक परसेंटेज मेथड हो गया, पॉइंट मेथड हो गया, और जियोमेट्रिक मेथड हो गया, आर्क इलास्टिसिटी मेथड हो गया। ठीक है, ये सारे मेथड्स होते हैं। तो यहाँ पे जो आउटले मेथड होता है, या हम टोटल आउटले जिसको बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। इसको हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी कहते हैं, या रेवेन्यू मेथड भी कहते हैं। ये किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अब टोटल आउटले का फॉर्मूला जो है वो टोटल आउटले इज इक्वल टू प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, ये याद रखिएगा। और मैं बहुत सारी चीज़ें नोट डाउन नहीं करती हूँ आजू बाजू, आप लोग यहाँ ध्यान से सुने। मैं चाहती हूँ कि आप लोग पूरा कंसंट्रेशन के साथ मेरी वॉइस पे फोकस करें। उसको जब सुनेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर होंगे। कॉपी पेन ले करके बैठिए। किसी क्वेश्चन में अगर कुछ एक्स्ट्रा आपको जानने को मिलता है जो आपको नहीं पता था, तो उसको आप नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। इन डैश अप्रोच द डिमांड फॉर द न्यू प्रोडक्ट इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस डिमांड ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। ठीक है, कौन सा ऐसा अप्रोच है जिसमें किसी नए प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो एस्टिमेट की जाती है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की डिमांड में। ठीक है, तो कौन सा अप्रोच है? ग्रोथ कर्व अप्रोच, इवोल्यूशनरी अप्रोच, ओपिनियन पोलिंग अप्रोच, या विसेरियस अप्रोच? तो देखिए, वो है हमारा इवोल्यूशनरी अप्रोच। इज द अप्रोच वेयर द डिमांड ऑफ न्यू प्रोडक्ट इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस डिमांड ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। ठीक है, विसेरियस अप्रोच हमारा क्या होता है? विसेरियस अप्रोच जो होता है वो बेस्ड होता है हमारा ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, जो कि किसी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, लाइक मार्केटिंग, हु नोज द नीड, डिजायर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है, तो वो होता है हमारा विसेरियस अप्रोच। ठीक, ग्रोथ कर्व अप्रोच, ग्रोथ की कर्व से जो देखा जाता है। ओपिनियन पोलिंग, जिसमें ओपिनियंस वगैरह देखे जाते हैं। ठीक, ये होता है। और इवोल्यूशनरी अप्रोच, जैसा कि क्वेश्चन में ही बता दिया कि किसी नए प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है वो हमारी देखी जाती है, एस्टिमेट की जाती है किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे। लाइक आप ये लोग देख के बताइएगा। ठीक है, ये वाला मैं नहीं बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 8। द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अनदर रिलेटेड कमोडिटी इज कॉल्ड। देखिए, अगर किसी एक कमोडिटी में थोड़ा चेंज होता है, ठीक है, और उसी से दूसरी कमोडिटी में चेंज हुआ, ठीक, एक एक मान लीजिए प्रोडक्ट है, उसके प्राइस में चेंज आता है, तो उसी से दूसरे प्राइस, मतलब उसी से दूसरी प्रोडक्ट के भी प्राइस में चेंज आ जाएगा। ठीक है, उसकी डिमांड में चेंज आ जाएगा। ठीक है, एक का प्राइस यदि चेंज हो रहा है तो दूसरे की डिमांड अफेक्ट कर रही है, कहने का मतलब ये है। तो ये कौन सा इफेक्ट है? ठीक, प्राइस इलास्टिसिटी, रिलेटेड इलास्टिसिटी, या क्रॉस इलास्टिसिटी, या इनकम इलास्टिसिटी? तो देखिए, इनकम इलास्टिसिटी में क्या होता है कि उसमें देखा जाता है कि जो डिमांड है किसी कमोडिटी की वो इनकम में चेंज होने से हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, प्राइस में क्या हो जाता है कि किसी कमोडिटी की जो डिमांड है उसकी प्राइस से देखा जाता है। क्रॉस इलास्टिसिटी में क्या होता है कि हम देखते हैं कि एक प्रोडक्ट के प्राइस में अगर हमने चेंज कर दिया तो दूसरे की डिमांड अपने आप चेंज होने लगेगी उससे। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी। ठीक है, क्रॉस इलास्टिसिटी में भी दो चीज़ें होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट वाला होता है। ठीक है, हाँ, तो सब्स्टिट्यूट में जैसे अगर हम बात करते हैं कि अगर चाय के अगर प्राइस बढ़ गए हैं, ठीक है, चाय का अगर दाम बढ़ गया तो अपने आप हम क्या करेंगे? कॉफ़ी पीना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। मतलब अगर हमने एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दिया तो देखिए दूसरे की डिमांड बढ़ गई। ठीक है, तो ये होता है क्रॉस इलास्टिसिटी में। और एक एग्जांपल अगर यदि बताना चाहूँ तो कॉम्प्लीमेंट्री में जैसे कि एक कमोडिटी का अगर प्राइस घट गया है तो दूसरे की जो डिमांड होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक, जैसे कार एंड पेट्रोल, ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे जब हम एक प्रोडक्ट के प्राइस की बात करें और दूसरे की डिमांड की बात करते हैं, चेंजेस देखते हैं, तो वो हमारा होता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
हाँ, अगर आपको वो कोई भी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का मालूम है तो आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ा करके भी आगे मूव ऑन हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस को प्लीज़ पूरा देख करके ही जाइएगा, ठीक है? ये सब आपके लिए ही है, ठीक? नाउ क्वेश्चन नंबर 9th इज विच वन इज द मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी। देखिए ये क्वेश्चन आ गया फिर से, मैंने सारे मेथड बताए थे। प्रोपोर्शनल और परसेंटेज मेथड, आउटले मेथड, जियोमेट्रिक मेथड, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए इलास्टिसिटी को मेज़र करने के लिए 5 मेथड मैंने बताए थे और इसमें से सारे मेथड यहाँ पे दिए हुए हैं, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर हियर, ऑल ऑफ द अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज साइकोलॉजिकल प्राइसिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग जो की जाती है उसको हम और क्या कहते हैं? पेनिट्रेशन प्राइसिंग, स्किमिंग प्राइसिंग, ऑड प्राइसिंग, कि नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसको हम ऑड प्राइसिंग कहते हैं, चार्म प्राइसिंग भी कहते हैं, ठीक है? साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, ठीक। इसमें क्या होता है कि हम लोग ऐसा प्राइस को सेट करते हैं कि कोई होल नंबर से थोड़ा सा मतलब कम हो, लाइक 99, 95, इस टाइप से, ठीक है? 100 ना करके 99 कर दिया, इस टाइप का, तो इसको हम साइकोलॉजिकल प्राइसिंग कहते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 का डी एंड क्वेश्चन नंबर 10 का सी। Now question number 11, customary pricing is also known as। तो ऑप्शन ए कंज्यूमर प्राइसिंग, ऑप्शन बी कन्वेंशनल प्राइसिंग, ऑप्शन सी कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, ऑप्शन डी फुल कॉस्ट प्राइसिंग। तो देखिए कस्टमरी प्राइसिंग जो है उसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल प्राइसिंग, ये आप याद रखिएगा, ठीक है? कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है ऐसा क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, dash is the process of finding current values of demand for various values of prices and other determining variables. Option A demand estimation, option B demand analysis, option C demand function, option D demand forecasting। तो जो डिमांड एस्टिमेशन होता है ये प्रोसेस होती है कि करंट वैल्यू हम देखते हैं, ठीक है? करंट वैल्यू ऑफ डिमांड देखते हैं फॉर वेरियस प्राइजेस और डिटरमाइनिंग वेरिएबल्स जो भी हैं वो सारी चीज़ें हम देखते हैं, चेक करते हैं। किसके द्वारा चेक की जाती हैं? प्राइस और जितने भी वेरिएबल्स हैं उससे करंट वैल्यूज़ निकाली जाती है, वो हमारी डिमांड एस्टिमेशन के द्वारा निकाली जाती है, ठीक है? प्राइस और अदर वेरिएबल्स को दिमाग में रखते हुए किसी चीज़ की हम करंट वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, तो ये फाइंड आउट होता है डिमांड एस्टिमेशन में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, इन द केस ऑफ डैश ए स्मॉल चेंज इन द प्राइस लीड टू वेरी बिग चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड। तो मतलब एक छोटा सा प्राइस में चेंज आ गया और आपकी डिमांड, मतलब उस प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। तो ऐसा किस केस में होता है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में, या रिलेटिव इलास्टिक डिमांड में, या यूनिट इलास्टिक डिमांड में। ये चीज़ें तो आप, ये प्राइस इलास्टिसिटी तो आप ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा, ये मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर है रिलेटिव इलास्टिक डिमांड में, ठीक है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार एंड पेट्रोल आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्सटीट्यूट गुड्स, सप्लीमेंट्री गुड्स की रिजर्व गुड। तो देखिए कार एंड पेट्रोल जो है वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। इसका मैंने एग्जांपल दिया था आपको क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाले क्वेश्चन में, ठीक? तो क्वेश्चंस को ध्यान से सुना करिए, समझा करिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग इज ऑल्सो कॉल्ड। ऑप्शन ए मार्जिन प्राइसिंग, ऑप्शन बी फुल कॉस्ट प्राइसिंग, ऑप्शन सी मार्कअप प्राइसिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे होगा मार्कअप प्राइसिंग। मार्कअप प्राइसिंग को हम कॉस्ट प्लस प्राइसिंग के भी नाम से जानते हैं, ठीक है? अब प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू ज़ीरो ऐसा किस केस में होता है? तो ऐसा होता है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में, कि इसमें क्या होता है कि डिमांड जो होती है वो अनअफेक्टेड होती है बाय द प्राइस मूवमेंट, यानी प्राइस कितना भी चेंज हो किसी प्रोडक्ट की डिमांड में कोई चेंज आना ही नहीं है, ठीक है? तो वो होगा हमारा ई इज इक्वल टू ज़ीरो, या फिर ई पी इज इक्वल टू ज़ीरो भी हम कह सकते हैं। तो वो है हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक में, ठीक है? अब
देखिए, द लॉ ऑफ डिमांड शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डैश एंड क्वांटिटी डिमांड। जो लॉ ऑफ डिमांड है वो फंक्शनल रिलेशनशिप किसके किसके बीच में बताता है, वो हमारा सप्लाई के बीच में बताता है, या कॉस्ट के बीच में, या प्राइस या रिक्वायरमेंट के बीच में। देखिए, लॉ ऑफ डिमांड जो है वो हमारा प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में एक रिलेशनशिप बताता है कि ये दोनों इन्वर्सली चलते हैं। ठीक है, इसमें लॉ ऑफ डिमांड में कहा गया है कि किसी कि मतलब अगर प्राइस बढ़ गया है तो उसकी डिमांड घट जाएगी। ठीक है, प्राइस अगर घट गई तो डिमांड बढ़ जाएगी, ऐसा बताया गया है। ठीक, तो प्राइस यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18th, सर्वे मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग इंक्लूड। जो सर्वे मेथड होता है डिमांड फोरकास्टिंग का, उसमें कौन कौन से मेथड्स इंक्लूड हैं? ओपिनियन सर्वे, एक्सपर्ट ओपिनियन, डेल्फी मेथड, ऑल ऑफ द अबव। So here correct answer is here all of the above. Now question number 19, short run production function is called। जो short run production function है उसे हम क्या कहते हैं? रिटर्न टू स्केल बोलते हैं, या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलते हैं, कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर बोलते हैं, कि नन ऑफ दीज बोलते हैं। तो देखिए, जब हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की जब हम बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और जब हम रिटर्न टू स्केल की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 20, आइसो कॉस्ट लाइन इंडिकेट द प्राइस ऑफ। जो आइसो कॉस्ट लाइन होती है वो क्या इंडिकेट करती है? आउटपुट के बारे में इंडिकेट करती है, कि इनपुट के बारे में इंडिकेट करती है, कि फिनिश्ड गुड्स के बारे में इंडिकेट करती है, कि रॉ मटेरियल के बारे में इंडिकेट करती है? तो देखिए, जो आइसो कॉस्ट लाइन होती है वो हमारी इनपुट के बारे में बताती है। ठीक, अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु क्लासिफाइड इकोनॉमी ऑफ स्केल इनटू इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इनमें से कौन से सज्जन हैं जिन्होंने इकोनॉमी ऑफ स्केल को दो भागों में बांटा, इंटरनल और एक्सटर्नल में? ऑप्शन ए रॉबिन्सन, ऑप्शन बी मार्शल, ऑप्शन सी एडवर्ड वेस्ट, ऑप्शन डी पियाजे। तो देखिए, यहाँ पे अल्फ्रेड मार्शल वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्लासिफाई किया इकोनॉमी ऑफ स्केल को बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल। सो डी इज द करेक्ट आंसर हियर, मार्शल। ओके, now 22 question is, if the commodity are substitute in nature, cross elasticity will be। तो देखिए, क्रॉस इलास्टिसिटी सब्सटीट्यूट गुड में हमेशा पॉजिटिव होती है। इसका डायरेक्टली आंसर बता देती हूँ, बी इज द करेक्ट आंसर हियर। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एनालिसिस ऑफ लॉन्ग रन and short run affect the decision on revenue as well as cost is based on। जो हम लॉन्ग रन और शॉर्ट रन इफेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि रेवेन्यू के डिसीजन में अफेक्ट करता है, कॉस्ट में भी अफेक्ट करता है, तो वो हम टाइम के प्रिंसिपल पे पढ़ते हैं, कि इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल पे, कि इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल पे, कि नन ऑफ दीज पे। तो देखिए, नाम से ही पता चल रहा है लॉन्ग या शॉर्ट, तो टाइम के प्रिंसिपल पे हम पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ टाइम पर्सपेक्टिव में आ जाता है हमारा लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 1 सेकेंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, इन द केस ऑफ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड द शेप ऑफ डिमांड कर्व इज। अगर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है तो डिमांड कर्व का शेप कैसा होगा? वर्टिकल लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल होगी, कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगी, कि स्टीप होगी? मैं दोबारा तीसरी बार इस वीडियो में रिवाइज करवा रही हूँ कि अगर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है तो उसका जो कर्व होगा, उसका जो शेप होगा डिमांड का, वो होगा हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, जो कि कुछ इस तरह से होता है। और हॉरिजॉन्टल होता है हमारा परफेक्टली इलास्टिक में। ठीक है, इन इलास्टिक में वर्टिकल होता है, और ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक में होता है हमारा फ्लैट, और इन इलास्टिक जो लेस देन यूनिटरी इलास्टिक होती है उसमें हमारा स्टीपर होता है। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 25, डिमांड फॉर नेसेसरी गुड्स लाइक सॉल्ट, राइस एक्सेट्रा इज डैश एंड डिमांड फॉर कंफर्ट लग्जरी इज डैश। तो मतलब अगर नेसेसरी गुड्स जो कि हमें ज़रूरी होते हैं, जैसे
चावल, दाल और जो मतलब जो नेसेसिटी होती है ना, नमक, है ना, तो इनकी कैसी डिमांड रहती है, इलास्टिक रहती है, इनइलास्टिक रहती है, या जो कंफर्ट और लग्जरी वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी कैसी डिमांड रहती है। तो देखिए, जो हम नेसेसिटी की बात करते हैं तो वो होगी हमारी इनइलास्टिक, चाहे जितना चेंज आ जाए उसकी डिमांड वैसी की वैसी ही रहेगी। लोग वो खाना नहीं बंद कर देंगे, नमक खाना नहीं बंद कर देंगे, दाल चावल जो बेसिक फूड होता है वो खाना नहीं बंद कर देंगे। तो द डिमांड फॉर नेसेसरी गुड इज इनइलास्टिक एंड द डिमांड फॉर कंफर्ट लग्जरी, अगर लग्जरी वगैरह की हम बात करते तो अभी अगर पैसे नहीं हैं, प्राइस बढ़ा हुआ है तो हम नहीं खरीदेंगे, आम आदमी नहीं खरीदेगा, ठीक है। तो नेसेसरी की क्या होती है, इनइलास्टिक होती है, और कंफर्ट और लग्जरियस आइटम्स की जो डिमांड होती है वो इलास्टिक होती है, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, इन अ परफेक्ट मार्केट बोथ द बायर एंड द सेलर आर। देखिए, अगर परफेक्ट मार्केट है, ठीक है, परफेक्ट मार्केट है, तो वहाँ पे जो बायर होंगे और जो सेलर होंगे, क्या वो प्राइस मेकर होंगे या क्या वो प्राइस टेकर होंगे या ऑल ऑफ द अबव होगा, ठीक है। तो ये आप ज़रूर याद रखिए कि ओलिगोपोली में क्या होगा, मोनोपोली में क्या होता है, ठीक है, और परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, ठीक। मतलब इन सारे इसमें मार्केट स्ट्रक्चर कैसा होता है ये आप याद रखिए। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है कि बायर और सेलर जो होते हैं वो दोनों के दोनों प्राइस टेकर होते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 27, द कंडीशन फॉर लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म। जो तो यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे क्या होगा, इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। प्राइस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, की प्राइस इक्वल टू टोटल कॉस्ट, की मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, की मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। तो देखिए, यहाँ पे लॉन्ग रन में अगर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म की अगर बात करी जाए तो वहाँ पे प्राइस इक्वल होगा आपके मार्जिनल कॉस्ट से और एवरेज कॉस्ट से, मतलब ये तीनों ही चीज़ इक्वल रहेंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व आर। इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या होता है, देखिए, इंडिफरेंस कर्व वो सारे कॉम्बिनेशन को दिखाता है जो कि एक कंज्यूमर को सेम सेटिस्फैक्शन देते हैं, जहाँ पे कंज्यूमर इनडिफरेंट हो जाता है बिटवीन द चॉइसेस विच ही इज़ गेटिंग। ओके, तो ये होता है हमारा इनडिफरेंस कर्व। अब तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी प्रॉपर्टीज़ ज़रूर याद कर लीजिए, समझ लीजिए, रट लीजिए, जो भी करना हो कर लीजिए, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ऑप्शन ए, इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ऑप्शन सी, टू इंडिफरेंस कर्व नेवर कट ईच अदर, या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए, यहाँ पे जितने ऑप्शंस दिए हैं वो सारे के सारे करेक्ट हैं, कि जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो हमारा लेफ़्ट से राइट की ओर जाता है, ठीक है, कुछ इस तरह से लेफ़्ट से राइट की ओर जाता है, और ये कॉन्वेक्स होता है, ठीक है, ये कॉन्वेक्स ही तो है ओरिजिन, और ना तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा एक दूसरे को, ठीक है, ये ना तो ये एक्स एक्सिस को छुएगा ना तो ये वाई एक्सिस को छुएगा, ठीक है। तो नेवर टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो सकता है, और कह सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व्स अगर हैं तो वो नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और ये भी है कि हायर द इंडिफरेंस कर्व यील्ड हायर सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो ये सारे कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको याद रखिए। So all of these is the correct answer here. Now 29th question. The concept of elasticity of demand was introduced by Alfred Marshall, Lionel Robbins की, एडम स्मिथ की, J.M. Keynes, किन के द्वारा बताया गया था कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी। तो देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी जो था वो अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा बताया गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, when the quantity demand falls due to
राइज इन अ प्राइस इज कॉल्ड। देखिए जब क्वांटिटी डिमांड घट जाती है प्राइस के बढ़ जाने के बाद, यानी कि प्राइस दाम अगर बढ़ गए तो जो डिमांड है वो घट गई, तो ऐसा कब कहा जाता है? तो ऐसा कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शन में। देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डिमांड और एक होता है क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। तो जो एक्सटेंशन डिमांड होता है, ठीक है, एक्सटेंशन डिमांड वो कैसा होता है? वो डाउनवर्ड होता है, लेफ्ट टू राइट की तरफ होता है, ठीक है। और जो कॉन्ट्रैक्शन डिमांड होता है वो राइट टू लेफ्ट की ओर होता है, ठीक है। अपवार्ड मूवमेंट होता है उसका। एक्सटेंशन का क्या होता है? डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, ठीक। तो ये था। और अगर हम इंक्रीज इन डिमांड की हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो डिमांड कर्व होगा वो राइट की ओर शिफ्ट होगा, ठीक है। और जो डिक्रीज इन डिमांड होगा वो लेफ्ट की ओर शिफ्ट होगा, ठीक है, बैकवर्ड कह सकते हैं, ठीक। तो ये याद रखिएगा। और इसी के साथ साथ 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू को सॉल्व करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और जितने भी इकोनॉमिक्स के वीडियोस हैं वो कुछ कुछ मैंने अपलोड किए हुए हैं, तो प्लीज़ उन्हें जा कर के चेक करिए, उनसे आपके कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।